Good morning. Every time I am giving you MCQs of chapter 1 and 2 combinedly and taking individual topic और हर टॉपिक पे अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस ले रहा हूं बेटा मैं, जिससे कि आपको बिल्कुल उन टॉपिक पर कॉन्फिडेंस आ जाए। छोटे छोटे टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के, चार्ज के, कूलम लॉ के, पोटेंशियल के, और लास्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर कैपेसिटेंस, फिर ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। So I will take every topic individually and I will explain you each and every question. Right बेटा? ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको रीडेबल है। A cylinder of radius r and length l is placed in uniform electric field. देखो बेटा, सिलेंडर ऑफ रेडियस r, फिगर भी बना रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए बेटा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है बेटा। यहाँ E1 है, यहाँ E2 है, E1 E2 के इक्वल है। तो इसका मतलब इस फेज से बेटा फ्लक्स अंदर आएगा, इस फेज से फ्लक्स बाहर निकलेगा। और फ्लक्स क्या होता है बेटा? E डॉट ds। ये जो एरिया है बेटा, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर लाई करता है, दैट इज ए। तो अंदर आने वाला फ्लक्स क्या आ गया बेटा? E नॉट इंटू ए कॉस जीरो, क्योंकि E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में है बेटा, कॉस जीरो। तो E इंटू ए आ गया। ऐसे बेटा ये फाई इन आ गया, फाई आउट क्या आ गया? वो भी बेटा E नॉट इंटू ए आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से E नॉट है बेटा, E2 की वैल्यू भी E नॉट है। और इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी हमने इस डायरेक्शन में ले लिया, परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर हमेशा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं, ये ध्यान रखना है। और मोस्टली उस डायरेक्शन में ले बेटा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कन्वीनियंट रहता है। तो इस वाले सरफेस से फ्लक्स अंदर आएगा बेटा, इस वाले सरफेस से फ्लक्स बाहर आएगा, और जितना फ्लक्स अंदर आएगा उतना फ्लक्स बाहर निकल जाएगा। तो फाई नेट जो आया बेटा, फाई नेट क्या आया बेटा? फाई आउट माइनस फाई इन। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात? फाई आउट जितना है बेटा उतना ही फाई इन है, दोनों ई इंटू ए है। तो नेट फ्लक्स जीरो हो गया। और किसी भी क्लोज सरफेस से अगर नेट फ्लक्स जीरो होता है ना बेटा, तो हम ये भी कह सकते हैं उस सरफेस के अंदर, क्योंकि आपने यही तो पढ़ा है गॉस थ्योरम में, फाई नेट इज इक्वल टू E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी भी सरफेस से नेट फ्लक्स जीरो है बेटा, तो क्यू इनसाइड भी जीरो होगा। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट मैं बता रहा हूं आपको। तो इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज भी जीरो होगा। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बेटा, ये 2 पाई आर स्क्वायर ई पॉसिबल ही नहीं है। पाई आर स्क्वायर इंटू ई अंदर आएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू ई बाहर निकलेगा, तो नेट फ्लक्स जीरो हो गया। तो सारी चॉइसेस गलत है एक्सेप्ट डी। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेरीज एज आर एस पास जीरो। आर एस पास जीरो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही। और किस केस में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे नहीं डिपेंड करती? देखो तुमने डाइपोल में देखा है केपी बाई आर क्यूब पे डिपेंड करती थी। पॉइंट चार्ज में भी देखा है बेटा के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो वो भी आर पे डिपेंड करती थी। प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखी थी बेटा, कितनी होती थी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आर पे डिपेंड नहीं करती थी। लाइन चार्ज की भी आर पे डिपेंड करती है बेटा, 2 के लैम्डा बाई आर। तो सारी, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सिर्फ ये चॉइस सही है। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात? और जो आर पे नहीं डिपेंड करती उसमें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? पैरेलल लाइन। राइट, बाकी सब में आर आएगा। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक चार्ज Q is placed at the center of a cube of side है, the electric flux one of the spaces। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है, सभी जगह मिलेगा। ये चार्ज Q है बेटा। अब ये क्यूब की सरफेस क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फाई टोटल जो निकलेगा बेटा,
वो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। और क्यू इनसाइड बेटा क्यू है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब वो पूछा है फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, तो क्योंकि चार्ज सेंटर पे है बेटा तो छह सरफेस से इक्वली निकलेगा, तो किसी एक सरफेस से निकलेगा वो इसका 1/6। अगर चार्ज सेंटर पर नहीं होता तो किसी एक सरफेस से जो फ्लक्स था बेटा फाइव डैश, उसको हम फाइव टोटल बाई 6 बाई नहीं कर सकते क्योंकि चार्ज सेंटर में नहीं था। बट अगर चार्ज सेंटर पे तो आप लिख सकते हो फाइव डैश टोटल बाई 6, और फाइव क्या था बेटा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 6। तो ये आंसर आ गया। This is a flux through one of its surface. Got it? So A part is correct. Right, children? समझ में आ गई बेटा बात? Next देखते हैं total electric flux out coming out from a unit positive charge in here. ये तो बेटा आसान ही है। Phi is equal to Q inside by epsilon naught. यूनिट चार्ज का मतलब बेटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 कूलम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.86 into 10⁻⁻12। बस इसको सॉल्व कर दिया ना। और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है बेटा? फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट डीएस। तो यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई, ये एरिया की हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी यूनिट भी थी बेटा वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट दूसरी वोल्ट इनटू मीटर भी होती है। राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बेटा बात? फ्लक्स की दो यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर एंड वोल्ट इनटू मीटर। राइट बेटा? आगे चलें। तो कौन सा आंसर आएगा बेटा? Q by epsilon naught, Q1 है बेटा, 1 by epsilon naught. This is the correct answer. For a given surface, the Gauss's law is stated that E dot ds is equal to 0. From this, अब देखो बेटा, वो कह रहा है किसी भी सरफेस से गॉसेस लॉ E डॉट ds 0 है। और E डॉट ds क्या होता है बेटा? Q inside by epsilon naught। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उस सरफेस के अंदर चार्ज नहीं हो सकता, चार्ज हो सकता है बट नेट चार्ज हो सकता है 0। बच्चों बात समझ में आ गई? अब किसी भी सरफेस पर बेटा अगर ई डॉट ds 0 है तो क्या जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी इस सरफेस पर? नहीं। E is perpendicular to the surface at every point। ये भी नहीं बेटा। The total flux through the surface is 0। This is true, very much true। E is necessarily 0 on the surface। E dot ds 0 है बेटा। तो इसका अब देखो, सुनो मेरी बात। जैसे बेटा हमने किसी क्लोज सरफेस के अंदर डाइपोल रख दिया -q और +q, तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना बेटा वो दोनों चार्ज की वजह से भी होगी, -q की वजह से भी +q की वजह से भी। तो E डॉट ds फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस 0 आएगा, E डॉट ds 0 होगा। बट ये जो चीज है बेटा इसके अंदर तो चार्ज तो रखा हुआ है ना, तो ये इसका मतलब E डॉट ds अगर 0 है, देखो Q इनसाइड 0 हो गया बेटा, डाइपोल है ना, तो +q प्लस -q अपॉन 0। E डॉट ds 0 आ गया बेटा। आ गया नहीं आ गया? अब इसका मतलब ये थोड़ा कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस थी, नहीं ऐसा नहीं। इस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आई बेटा? इधर आई। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई, तो परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती ना। तो ये दोनों चीजें गलत हो गई। ई परपेंडिकुलर भी नहीं है, ई 0 भी नहीं है। टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0। यस ये ट्रू है। या नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज 0, ये भी कर सकते हैं बेटा। बट उसने नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस नहीं दिया, द फ्लक्स इज गोइंग आउट, ओनली गोइंग आउट, ये भी गलत है बेटा। अगर हमने बेटा किसी क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया -q +q, तो +q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है ऐसे अंदर आई। हो सकता है कुछ बाहर जा रही हो फिर अंदर घूम के आ रही हो बेटा, तो इस सरफेस से नेट फ्लक्स 0 ही हो जाएगा क्योंकि जितनी फील्ड लाइन निकलनी है उतनी अंदर आ रही है। और ये वाली अंदर वाली तो अंदर से पास ही नहीं हो रही, सरफेस से पास ही नहीं हो रही। बच्चों बात समझ में आ गई? तो फ्लक्स इज ओनली गोइंग आउट ऑफ द सरफेस, नहीं ऐसा नहीं है। जितना फ्लक्स बाहर जा रहा है उतना फ्लक्स अंदर आ रहा है, तब भी ये ट्रू होगा। गॉट इट?
समझ में आई बेटा बात? तो ये चॉइस भी गलत है, ओनली दिस चॉइस इज करेक्ट। बच्चों बात समझ में आ गई? मैं इसीलिए आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में समझा रहा हूं और आप अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लो बेटा। अब ऐसा कब ट्रू है बेटा? जैसे हम किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कैपेसिटर रख दें तो भी ट्रू है, प्लस क्यू माइनस क्यू, नेट चार्ज जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा। अब इसका मतलब ये तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी सरफेस के, या इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी सरफेस पे हर जगह, नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्यूब ऑफ साइड L is placed in a uniform electric field E where E is equal to EI, then net electric flux through the surface। ये तो बहुत ही आसान है बेटा, पहले हमने सिलेंडर लिया था, अब क्यूब ले लिया है, और वो कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है बेटा, यहाँ पर, यहाँ भी E है, यहाँ भी E है। इसका मतलब इस सरफेस से फ्लक्स अंदर आएगा, इससे बाहर निकलेगा, और जितना फ्लक्स अंदर आएगा उतना फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो फाइन नेट जीरो, राइट? तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज जीरो। गॉट इट? A dipole of charges, a dipole of charge of magnitude E are placed inside a cube. The total electric flux coming out from the surface of the cube, ये भी बेटा coming out of the surface of the cube। डायपोल रखे हैं ना, और हर डायपोल में बेटा माइनस क्यू और प्लस क्यू का कॉम्बिनेशन होता है, तो हर डायपोल के अंदर नेट चार्ज जीरो होता है। तो एक डायपोल हो चाहे 10 डायपोल हो, नेट चार्ज जीरो ही होगा, तो फ्लक्स भी जीरो ही रहेगा, राइट? तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, a point charge plus q is placed at the center of a cube of side L, the electric flux emerging out from, अब बेटा चार्ज q है ना, सेंटर पे रखा है क्यूब के, तो टोटल फ्लक्स पूछा है, वो किसी एक सरफेस से नहीं पूछा, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा बेटा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा, चार्ज q is placed at the center of the open end of the cylindrical vessel। यस, सिलिंड्रिकल वेसल है, ओपन एंड ये है बेटा, यहां पर चार्ज क्यू रख दिया। अब वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल इज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस बेटा, अब इस चार्ज को अगर हम यहां पर बेटा, यहां पर एक हेमिस्फेरिकल सरफेस मान लें, तो इस हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा वो निकालेंगे हम, और यहां बेटा सिलिंड्रिकल वेसल से कितना फ्लक्स पास होगा। तो टोटल फ्लक्स अगर हमने बेटा इस चार्ज को किसी स्फीयर के सेंटर पे मान लिया, तो हेमिस्फीयर ये हो गया ना, इसका मतलब इस हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा बेटा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल आ गया, तो इधर वाले हेमिस्फीयर से क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, बाकी बचा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कहां से पास होगा बेटा? सिलिंड्रिकल सरफेस से। बच्चों बात समझ में आ गई? अच्छा क्वेश्चन है। चार्ज क्यू को उसने हम सिलिंड्रिकल सरफेस के ओपन एंड के सेंटर पे रखा है, तो हमने एक क्लोज सरफेस बना ली अपनी तरफ से बेटा, इधर से उसे हेमिस्फीयर से ढक दिया, इधर तो सिलेंडर से ढकी हुई है। अब हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स निकलेगा? टोटल फ्लक्स का आधा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब बाकी सब इधर से निकलेगा बेटा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बेटा बात? अच्छे क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिस भी जरूरी है बेटा। आपको फ्यूचर अगर बढ़िया बनाना है तो बढ़िया पढ़ना ही पड़ेगा, रटने से कोई काम नहीं होगा, खाली डेरिवेशन करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको अच्छा ही पढ़ना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, जिससे कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिमाग लगा पाओ आप। कई बार ऐसा है बेटा सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे, बट कुछ क्वेश्चन हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ हमने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से देखा था, राइट? क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बेटा कोई भी क्वेश्चन शायद ही देखा हुआ है, हर क्वेश्चन नया फ्रेम होता है, और नए क्वेश्चन को आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तभी आप बढ़िया तरह से कर सकते हो। वही चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो हर चीज के बारे में। नेक्स्ट देखो बेटा, इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यस, अब देखो बेटा, पॉइंट चार्ज से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे गॉस थ्योरम यूज करके, तो हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यूज करी थी, क्योंकि पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं बेटा,
वो स्फेरिकल सिमेट्री होती है, उनकी स्फेरिकल सिमेट्री होती है। अब अगर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बेटा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और वो कह रहा है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो है बेटा, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड तो होती नहीं है, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से फायदा ही नहीं होगा। बच्चों बात समझ में आ गई? जिस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो उसी टाइप की गॉसियन सरफेस लेंगे आप, जिस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जैसे पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बेटा, तो हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ली, क्योंकि पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रही है बेटा, वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस टाइप से निकल रही है, वहां सरफेस के हर जगह परपेंडिकुलर आएगी। तो पॉइंट, अगर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बेटा, तो हम गॉस थ्योरम यूज नहीं कर सकते। गॉस थ्योरम वही यूज कर सकते हैं जहां हम किस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दैट मैटर्स। अब जैसे बेटा ये है इलेक्ट्रिक डायपोल, यहां हम गॉस थ्योरम कैसे ले सकते हैं बेटा? अगर हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यूज करी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर सरफेस के परपेंडिकुलर ही नहीं होंगी, और जब तक परपेंडिकुलर नहीं होंगी तब तक हम निकाल नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज है, इसकी अगर हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले ली तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर आ गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर पास हो रही है, तो हर जगह परपेंडिकुलरली पास हो रही है क्या? नहीं हो रही, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हर जगह सेम नहीं होगी। तो जब तक हम यहां पर बेटा ई डॉट डीएस में ई को जब तक हम बाहर नहीं ले पाते, और ई को बाहर जब ही लेंगे जब ई कांस्टेंट हो सरफेस पे हर जगह। बच्चों बात समझ में आ गई? तो इसलिए हम ई को बाहर नहीं ले सकते, जब ई को बाहर नहीं ले सकते तो बेटा ई की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते। बच्चों समझ में आ गई आपको बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देख के ही हम गॉसियन सरफेस की शेप डिसाइड करते हैं। अब इलेक्ट्रिक डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा वो ऐसी हैं। अब इसकी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कैसे ले लेंगे हम? यहां से कहीं ऐसे बाहर निकल रही है, यहां से कुछ ऐसे अंदर आ रही है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। हर जगह ई और डीएस सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, और ई की वैल्यू हर जगह सेम भी नहीं होगी। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो दिस प्रॉब्लम डज नॉट हैव स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्फेरिकल सिमेट्री की नहीं है, इसलिए नहीं ले सकते हम। जबकि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्फेरिकल सिमेट्री में, तो उसके लिए हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात? क्लियर हो गई? अब जैसे बेटा सपोज कोई स्फेयर है, उसमें बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमने, तो हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ली थी ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्फेरिकल सिमेट्री से बाहर आ रही थी, वो भी स्फेरिकल सिमेट्री की थी, इसलिए हमने ली थी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। बच्चों बात समझ में आ गई? तो गॉसियन सरफेस वेरी इंपॉर्टेंट, कि गॉसियन सरफेस कौन सी लेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था बेटा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये तो हमने पढ़ा ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की क्या थी बेटा? 2k लैम्डा बाई आर। E was inversely proportional to R, right? E was inversely proportional to R. So this is the correct answer. Next देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है इस वायर पे इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा। ठीक है, और चार्ज पर यूनिट लेंथ की वैल्यू वायर पे क्यू है बेटा, यानी लैम्डा जो है वो क्यू है। अनदर सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस जो है बेटा 50 सेंटीमीटर है, ये आर 50 सेंटीमीटर है, एंड लेंथ 1 मीटर, इसकी लेंथ भी दी है बेटा 1 मीटर। सिमेट्रिकली एनक्लोजेस द वायर एज शोन इन फिगर, द
द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलिंड्रिकल सरफेस। ये तो बहुत ही आसान है बेटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी ना, तो इस सरफेस के हर जगह परपेंडिकुलर होगी और डीएस भी परपेंडिकुलर है बेटा, तो ई और डीएस सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर सिलेंड्रिकल सिमेट्री सही है, बट यहां पर स्फेरिकल सिमेट्री नहीं हो सकती लाइन चार्ज की। गॉट इट बेटा? तो ई की वैल्यू क्या होती थी इसमें? ई की वैल्यू होती थी, अब वो क्या पूछा है बेटा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलिंड्रिकल सरफेस पाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है बेटा? लैम्डा एल। लैम्डा की वैल्यू क्यू दी है बाई एप्सिलॉन नॉट, और एल दे रखा है बेटा 1 मीटर, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर। बच्चों बात समझ में आ गई? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो देखो बेटा, इसमें जो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अब हम ये लिखेंगे ना, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इनसाइड वाले चार्जेस जो है बेटा वो Q1 Q2 Q3 है, तो ये तो बात पक्की है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बट ई जो होगी बेटा किसी भी सरफेस पर किसी भी डायरेक्शन में हो, हमें कोई मालूम नहीं, वो सारे चार्जेस की वजह से होगी, Q1 की वजह से भी, अंदर वाले भी और बाहर वाले भी। तो इसमें जो हम लिखेंगे बेटा वो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डॉट ds इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर है? सो दिस शुड बी द आंसर। अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है बेटा उसमें। अब इसमें E1 E2 E3 E1 E2 E3 सब में E1 E2 E3 आ रहा है, इसमें चार्जेस सही थे Q1 Q2 Q3, ठीक है। बट मैंने क्या बात बताई बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बाहर वाले सारे चार्ज की वजह से होगी, तो हमारे आंसर नन ऑफ द अबव। राइट? समझ में आ गई बेटा बात? नेक्स्ट देखो, गॉसेस लॉ शुड बी इनवैलिड इफ, कब बेटा? देयर वर मैग्नेटिक मोनोपोल्स, नो मोनोपोल्स। मोनोपोल के केस में मैग्नेट के केस में हम बी डॉट डीएस लगाते हैं बेटा, और किसी भी मोनोपोल, अब देखो बेटा, हमेशा अगर हम क्लोज सरफेस यूज करें, गॉस थ्योरम यूज करें बेटा, तो नॉर्थ और साउथ पोल हम अलग नहीं कर पाते, तो जितनी नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी उतनी अंदर आएंगी, तो इस क्लोज सरफेस से बी डॉट डीएस हमेशा जीरो होता है बेटा, यानी गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म इज ऑलवेज जीरो वैल्यू, क्योंकि हम किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल नहीं रख सकते, हमेशा प्लस भी होगा माइनस भी होगा। अब जैसे बेटा इसकी पोल स्ट्रेंथ हम प्लस एम ले लें, इसकी माइनस एम ले लें, तो टोटल पोल स्ट्रेंथ, अब गॉस थ्योरम की जो एग्जैक्ट फार्मूला है बेटा मैग्नेटिज्म में, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट एम, ये है बेटा। एम क्या है? टोटल पोल स्ट्रेंथ, और बेटा नॉर्थ साउथ पोल क्योंकि अलग नहीं कर सकते, तो प्लस एम और माइनस एम का सम जीरो हो जाएगा, इसलिए गॉस थ्योरम मैग्नेटिज्म में हमेशा जीरो होता है। मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, तो पहली चॉइस तो गलती हो गई, अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। राइट? गॉस थ्योरम मैग्नेटिज्म में भी वैलिड होती है, बट उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करते तो ये फार्मूला होता बेटा, अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करते, जैसे इसमें आता था बेटा ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें एप्सिलॉन नॉट की बजाय म्यू नॉट ऊपर आ जाता है, क्यू की जगह एम आ जाता है, पोल स्ट्रेंथ, क्यू चार्ज की स्ट्रेंथ की, यहाँ पोल स्ट्रेंथ आ जाती है। बट अकेला मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, अगर अकेला मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो गॉस थ्योरम ये होती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे पूछते हैं एग्जाम में, लेकिन अकेला मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता तो बी डॉट डीएस हमेशा जीरो होता है। राइट बेटा? तो गॉसेस लॉ शुड बी इनवैलिड इफ देयर वर मैग्नेटिक मोनोपोल्स, नहीं होते ही नहीं है। बी द इनवर्स स्क्वायर लॉ वर नॉट एग्जैक्टली ट्रू, यस, गॉस थ्योरम बेटा वहीं लगेगी, वहीं लगेगी, ई डॉट डीएस
इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब तुमने देखा राइट साइड वाली जो चीज है बेटा, उस दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, तो लेफ्ट साइड वाला टर्म भी इंडिपेंडेंट ऑफ आर आना चाहिए, तभी गॉस थ्योरम हम वैलिड कर सकते हैं बेटा। अब जैसे थिन चार्ज वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर थी बेटा, और हमारी सरफेस भी गॉसियन सरफेस थी सिलिंड्रिकल, उसके कर्व सरफेस का एरिया 2 पाई आर एल था, आर से आर कट जाएगा ना। तो हमेशा ध्यान रखो बेटा, गॉस थ्योरम जब भी वैलिड होगी जब राइट साइड वाली चीज इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, तो लेफ्ट साइड भी इंडिपेंडेंट ऑफ आर हो। अब जैसे हम सपोज पॉइंट चार्ज ले लें, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और पॉइंट चार्ज की जो गॉसियन सरफेस ली थी हमने वो स्फेरिकल ली थी बेटा, उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर वहां कट जाएगा। बच्चों बात समझ में आ गई? तो ये चीज तुमने ध्यान रखनी है कि गॉसेस लॉ में ई डॉट डी एस क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा जब भी वैलिड है जब ये पूरा रिजल्ट लेफ्ट और राइट साइड वाला इंडिपेंडेंट ऑफ आर हो। तो इसमें द इनवर्स स्क्वायर लॉ वन नॉट एग्जैक्टली ट्रू, बिल्कुल सही बात है बेटा। गॉसेस लॉ शुड बी इनवैलिड, इनवर्स स्क्वायर लॉ बेटा कैसे, ई को अगर हम के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखेंगे और डीएस हमने 4 पाई आर स्क्वायर लिखा बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। समझ में आई बेटा बात? तो ये चीज तुमने ध्यान रखी है। बेसिकली ये जो चीज है बेटा लेफ्ट साइड की, वो दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ आर, बस ये चीज ध्यान रखनी है। उन केसेस में गॉसेस लॉ वैलिड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट वन नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट है वेलोसिटी ऑफ लाइट, नन ऑफ दिस छोड़िए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस इज द यूनिट दिस मच एंड दिस। अब देखो बेटा इनवर्ड फ्लक्स ज्यादा आ रहा है, आउटवर्ड कम निकल रहा है, इसका मतलब फाइनेट, इनवर्ट को हम नेगेटिव लेते थे, इनवर्ट को हम, तो फाइ इन आ गया बेटा, इस केस में फाइ इन आ गया -8 इंटू 10⁻³ और फाइ आउट आ गया बेटा 4 इंटू 10⁻³। तो फाइ नेट नेगेटिव आ जाएगा, -4 इंटू 10⁻³ आ गया बेटा, और फाइ नेट क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता था, तो नेट चार्ज भी नेगेटिव आ जाएगा बेटा, और इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बच्चों बात समझ में आ गई, क्लियर है? आराम से क्वेश्चन पढ़ना और मेरा सॉल्यूशन देखना, आपको एक एक चीज क्लियरली समझ में आएगी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, देन द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। ये तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हमने कर ही रखा है। इफ ए स्फेरिकल कंडक्टर कम्स आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस ऑफ द sphere, then total flux emitted from the surface comes out from the closed surface of the sphere, then total flux emitted from the surface will be, yes, this is always this 1 upon epsilon naught, right children? समझ में आ गई उनका बात? नेक्स्ट देखो, if electric flux entering and leaving a closed surface phi1 and phi2, the electric charge inside, अब बेटा हमें क्या पता अंदर आने वाला बड़ा है या बाहर जाने वाला बड़ा है, तो हमने नेट फ्लक्स phi1 माइनस phi2 या phi2 माइनस phi1 मान लिया। और फाइ नेट क्या होता है बेटा, क्यू इनसाइड में एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो phi2 माइनस phi1 इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आ जाएगा बेटा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर रहे हैं। गॉट इट? नेक्स्ट देखो बेटा, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस, ये तो सिंपल है, एनी फेस से फ्लक्स जो निकलेगा बेटा वो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये जो दिए हुए है बेटा, ये वैल्यू तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट ही तो आ जाएगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट बेटा? नेक्स्ट देखते हैं,
distribution of charges, the flux of electric field due to the charges. अब इलेक्ट्रिक फील्ड के जब फ्लक्स होगा बेटा वो अंदर वाले चार्जेस पे डिपेंड करता है, बाहर वाले चार्जेस पर डिपेंड नहीं करता, और अंदर का टोटल चार्ज हो गया 2q प्लस क्यू प्लस क्यू। तो दिस इज द आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड सारे की वजह से होती है सरफेस पे, अंदर वाले भी और बाहर वाले, ये ध्यान रखेंगे बेटा। कंसिडर द चार्ज कन्फिगरेशन एंड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन। ये बेटा ये चार्ज रखे हैं प्लस Q1 और माइनस Q1, और एक चार्ज बाहर रखा है Q2, राइट। When calculating the flux of electric field over the spherical surface, electric field will be due to, अब देखो बेटा यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैंने कहा था अंदर वाले चार्ज और बाहर वाले चार्ज सबकी वजह से होगी, तो ऑल द चार्जेस, राइट बेटा, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखो, गॉसेस लॉ ट्रू ओनली फोर्स ड्यू टू चार्ज वेरीज एज r स्क्वायर माइनस 2 इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि फोर्स अगर 1/r स्क्वायर के फॉर्म में वेरी करेगा बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/r स्क्वायर के फॉर्म में वेरी करेगी, और तभी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आएगा 1/r स्क्वायर, और ds का इंटीग्रेशन s करके जो आएगा r स्क्वायर, दोनों कट पाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा। समझ में आ गई बेटा बात। तो एक बार फिर देख लो, वो कह रहा है बेटा गॉसेस लॉ इज ट्रू ओनली फोर्स ड्यू टू चार्ज, चार्ज का मतलब पॉइंट चार्ज, वेरीज एज दिस, इज इट क्लियर। अब किस टाइप का भी चार्ज हो, फोर्स इसी पे डिपेंड करना चाहिए बेटा, जिस पर फोर्स डिपेंड करेगा उसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगी। नेक्स्ट देखो बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल इज पुट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन स्फेरिकल फील्ड विद वाटर। अब कोई भी क्लोज सरफेस अगर बेटा उसके अंदर मीडियम कुछ भी हो, नेट फ्लक्स जो रहेगा बेटा फाई ई डॉट ds क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन, अंदर हमेशा या नीचे एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, कभी भी एप्सिलॉन r नहीं आएगा, क्योंकि कोई मीडियम अगर अंदर रख देंगे बेटा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ना चेंज होंगे, एंड फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो यहां हमेशा डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट ही आता है बेटा। अब वो कह रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा है हमने किसी स्फेरिकल फील्ड विद वाटर, वाटर पर डिपेंड करेगा नहीं, एप्सिलॉन r आएगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा है बेटा, तो सपोज ये बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया बेटा हमने, नेट फ्लक्स इससे जीरो हुआ क्योंकि क्यू इनसाइड जीरो, तो जितना फ्लक्स इस सरफेस से बाहर निकलेगा उतना फ्लक्स अंदर आएगा। एंटरिंग द सरफेस एंड लीविंग द सरफेस ऑफ सेम, वाटर डज नॉट परमिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये वाली चॉइस डी तो गलत हो गई बेटा, वाटर परमिट नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कमिंग आउट ऑफ द स्फीयर, वो भी गलत है बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कमिंग टुवर्ड्स द स्फीयर, वो भी गलत है। तो ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। 25th देखें बेटा, टू इनफाइनाइट प्लेन शीट D having opposite charges, density sigma and minus sigma. इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, ये तो बहुत सिंपल था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था बेटा। प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है बेटा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा हो गई, इसकी माइनस सिग्मा हो गई, और किसी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बेटा, तो प्लस वन चार्ज मान लिया। अब प्लस वन चार्ज को ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गई, ऐड हो जाएंगी, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जबकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालते हैं बेटा, प्लस वन चार्ज माना हमने, ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो बाहर फील्ड जीरो आएगी। बट ये चीज बेटा जब भी ट्रू है जब दोनों प्लेट की चार्ज डेंसिटीज इक्वल एंड अपोजिट हो, ये चीज भी ध्यान रखनी है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए गॉसियन सरफेस। अब इसमें तो बेटा बहुत क्लियर है, एक अंदर वाली सरफेस एक बाहर वाली सरफेस है, बाहर वाली सरफेस के अंदर सारे चार्जेस आ गए, अंदर वाली सरफेस के अंदर सिर्फ Q1 Q2 आया, तो अंदर वाली सरफेस जो B है उससे फ्लक्स इतना निकलेगा, और बाहर वाली जो A है बेटा उससे फ्लक्स इतना निकलेगा। गॉट इट। अब इन सब की वैल्यूज रख दो, दैट विल बी द आंसर। गॉट इट बच्चों, समझ में आ गए। तो ए पॉइंट ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा,
Electric intensity due to an infinite cylinder of radius r and having charge q per unit length at a distance r. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी बेटा? 2k लैम्डा बाई आर थी. ठीक है ना? थिन चार्ज वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड. अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स निकलेगा बेटा, वो किसी भी टाइप की सरफेस बना लो. सिलिंड्रिकल माना ली तो सिलिंड्रिकल सरफेस ले लिए बेटा आपने. बट इलेक्ट्रिक फील्ड सिलिंड्रिकल सरफेस मानकर ही निकाल सकते हैं और किसी टाइप की सरफेस मानकर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते. व्हाट इट? क्योंकि जिस टाइप की बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिमेट्री है, उसी टाइप की गॉसियन सरफेस की सिमेट्री होनी चाहिए. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी सरफेस के किसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर है तो हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए. ऐसा नहीं है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर किसी पर नहीं हो. जैसा कि अभी मैंने बताया था, अगर हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले ली, लाइन चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगी. व्हाट इट बेटा? तो इसमें बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दिस इज करेक्ट. स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स वॉल्यूम. अब बेटा ये स्फीयर है रेडियस आर का, इसके वॉल्यूम में चार्ज है बेटा, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो आ गई रो, वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आ गई बेटा 4/3 पाई आर क्यूब. अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से एक्सिस्टेंस पर निकालनी है बेटा, तो यहाँ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मान ली, क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिक होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. तो E डॉट ds इज इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. E बाहर ले लिया, ds का इंटीग्रेशन ऐसा गया q बाय एप्सिलॉन नॉट. q क्या होगा बेटा? रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले पार्ट का वॉल्यूम, यानी 4/3 पाई एक्स क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और ds का इंटीग्रेशन ऐसा आएगा, s की वैल्यू ये होगी बेटा. उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो रो एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्स के. समझ में आया बेटा? अब बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, आएगी. आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है बेटा, E डॉट ds क्या आएगा बच्चों? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. और Q इनसाइड बेटा फिर से वही पूरा स्फीयर का चार्ज आ जाएगा बाय एप्सिलॉन नॉट. और ds का इंटीग्रेशन फिर से बेटा s आएगा, और s की वैल्यू होगी 4 पाई एक्स स्क्वायर. यहां x ग्रेटर देन r है, यहां x लेस देन r था बेटा, और यहां x इक्वल टू r है. तो अब आप देख रहे हैं ना, e की वैल्यू क्या आएगी बेटा? k q बाई एक्स स्क्वायर. तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होगी, यानी दिस विल बी द ग्राफ. बच्चों बात समझ में आ गई? तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड x के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. गॉट इट बेटा? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर कैपेसिटेंस समझाने वाला हूँ, और कैपेसिटेंस का आसान से लेकर टिपिकल हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको और बढ़िया तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे और आपको खुद पसंद आएगा माय टीचिंग स्टाइल. You will like it, and certainly बेटा it will improve your knowledge. क्लियर है? मैं खाली इजी क्वेश्चन नहीं करा रहा, मेरे कॉम्बिनेशन में इजी और टफ दोनों टाइप के क्वेश्चन हो. राइट बेटा? तो आप देखते रहें, अगले वीडियो में कैपेसिटेंस पढ़ाने वाला हूं, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बाय.